नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। वक्त घंटी बचाव का, लेकिन इससे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करूं, इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध भूमि यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के घर पर रॉकेट गिरने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के घर पर रॉकेट गिरा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें, रूसी मीडिया के हवाले से खबर ये आ रही थी कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो यूक्रेन से निकल चुके हैं, यूक्रेन छोड़कर वो पोलैंड पहुंच चुके हैं। हालांकि इन खबरों को यूक्रेन की तरफ से खारिज किया गया और अब यूक्रेन की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके घर पर रॉकेट अटैक। ज़ेलेंस्की के घर पर ये रॉकेट गिरा है। ये मलबा आपके सामने है। हालांकि इस हमले में किस तरीके का नुकसान हुआ है, ज़ेलेंस्की इस वक्त कहां है, इसकी पुष्टि किसी तरफ से नहीं की जा रही। और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो घंटी बचाओ। घंटी बचाओ में हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है, और इसीलिए हम लगातार बात कर रहे हैं उस खतरे की जो बस 3 दिन बाद पूरे देश पर आने वाला है। जी, मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं इस खतरे के आने में। यह खतरा देश के हर उस आदमी के सिर पर मंडरा रहा है जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाता है, भविष्य की जरूरतों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब उस बचत पर डाका पड़ने वाला है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई का डाका। पिछले 4 महीने से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। आपको ये मोहलत इसलिए मिली क्योंकि देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, अब चुनाव खत्म होने में सिर्फ 3 दिन हैं, और इसका मतलब यह है कि 3 दिन बाद एक बार फिर महंगाई देश की जनता को रुलाएगी। युद्ध चालू हो गया, उसके वजह अभी तेल बिल का भाव देखो क्या हो गया। क्या करे, अब पब्लिक तो कुछ भी नहीं कर सकते। भाजी महंगी है, कपड़े महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है, कहाँ कटौती करें। गाड़ी छोड़ के अभी हम बस में घूम रहे हैं। तेल की वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दुकानदार हो, खरीदार हो या आम आदमी का परिवार हो, हर कोई महंगाई से लड़ रहा है। ये वो जंग है जो कभी खत्म नहीं होती। कभी कोरोना के नाम पर, कभी मौसम के नाम पर, कभी दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के नाम पर, तो अब यूक्रेन में चल रही लड़ाई के नाम पर महंगाई फिर से जनता को डसने के लिए तैयार है। बहुत चीजें महंगी हो गई हैं, जैसे दाल है, तेल है, सब चीज बहुत महंगा है। तो उन सब चीजों से हम लोग को सुलझना है और आगे करना है, तो भाई सब कुछ देखना पड़ता है। पहले 1500 में तो गृहस्थी मतलब किचन का सामान आ ही जाता था। आज आप 4000 5000 भी लेके जाओ तो भी आपके 1 महीने का राशन नहीं होता है। हालांकि महंगाई की जो मार अभी है वो कम है, क्योंकि यूक्रेन में चल रही लड़ाई ने महंगाई बढ़ाने का वो बहाना दे दिया है जिसके आगे सरकार भी हाथ खड़े कर देगी। खाने पीने की चीजों पर अभी से ही इसका असर दिखना शुरू हो गया। अप्रॉक्स 10-10 रुपए केजी में सबको डिफरेंस आने में अभी तक आ चुका है। उसके बाद भी अभी भी बहुत लोगों को सोच रहा है। प्लस हमारे यहाँ पे जो मिल्स आटे वगैरह इन सब में थोड़े रेट के हाइक्स हुए हैं, थोड़े जो भी। खाने का तेल पहले से ही महंगा था, अब और महंगा हो गया क्योंकि सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है, और यही जंग कच्चे तेल में भी आग लगा रही है, जिसकी वजह से भारत में महंगाई की आग अभी से भड़कने लगी है। चुनाव के कारण पिछले 3 महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ने की राहत खत्म होने वाली है। चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। बस 3 दिन और फिर वोटर के सामने हाथ जोड़ने का खेल खत्म और जनता की जेब पर हाथ डालने का खेल शुरू हो जाएगा। आज जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, अगर सिर्फ उसी पे लें तो मेरे अनुमान के हिसाब से 10 से 15 रुपए सीधा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सभी जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले दिनों में कम से कम
15 से 20 रुपए तक बढ़ेंगे और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो इसका असर हर उस चीज पर होगा जिसकी ढुलाई होती है। यानी आने वाले दिनों में फल सब्जियों से लेकर खाने पीने की सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। और इस बार ये जो महंगाई है वो सिर्फ इतने पर नहीं थमेगी। यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से तमाम ऐसी चीजों की किल्लत शुरू हो गई जिसकी सप्लाई रूस से यूक्रेन से होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कार्स में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जंग लंबी खिंची तो जल्दी ही लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियों तक के दाम बढ़ सकते हैं। ये दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बड़ा बाजार है। दूर दूर से लोग यहाँ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी चीजें खरीदने आते हैं। लेकिन इन दिनों इस बाजार में सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों का कहना है कि काम बिल्कुल ठप हो गया है। काम तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। इससे अच्छा काम लॉकडाउन में हुआ था और अभी देखिए तकरीबन 3-4 बज गया, अभी तक हमने दुकान में बोहनी तक नहीं किए हैं। तो ये प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल ही काम नहीं है। हम लोग, हमारे जितने स्टाफ है देखिए सब इधर उधर घूम रहे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। अभी तो मैम मार्केट बहुत डाउन चल रही है। अभी मार्केट में काम नहीं है बिल्कुल भी। ये लड़ाई चल रही है और पब्लिक के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे हो सारा कुछ। बाकी सब मैम अभी चल रहे हैं, बैठे हैं ऐसे आपके सामने बेले बैठे हुए हैं, देख लो आप। अभी काम है ही नहीं मार्केट में कहीं भी। अब सवाल है कि यूक्रेन में चल रही लड़ाई का असर इस बाजार पर क्यों पड़ रहा है? तो इसकी वजह है ये चिप। ये हमारी आईओ चिप होती है जो हमारी आपके पूरे मदरबोर्ड की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करती है। और ये हमारी रैम होती है, इनबिल्ट रैम होती है। मैकबुक में इनबिल्ट रैम ही आती हैं। अदर मदरबोर्ड होते हैं उनमें एक्सटर्नल रैम होती है। जैसे कि आपके इस प्रोसेसर होता है मैम, ये CPU, और आपका यहाँ SSD होती है जो कि इसमें नहीं लगी हुई इस बोर्ड में। बाकी सारा नॉर्मली बायोस और छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं मैम, कैपेसिटर होते हैं सारे, जिसकी सबके पूरा एक पार्टीशन बनाने के बाद ही पूरा मदरबोर्ड चलता है। और सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं मैम। लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो देखिए नियॉन, हीलियम, पैलेडियम जैसे ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है और इनका उपयोग जो है वो उन सभी प्रोडक्ट्स में किया जाता है जिनका आप आज कल इस्तेमाल करते हैं। फिर वो चाहे लैपटॉप हो, आपका स्मार्टफोन हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि तकनीक के अनुसार चलती हैं, तकनीक के साथ चलती हैं, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ये छोटी सी चिप अगर ना हो तो आपका कोई भी स्मार्ट गैजेट स्मार्ट नहीं बन सकता। इस चिप का संकट इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला पैलेडियम और नियॉन रूस और यूक्रेन से ही आता है। चिप या सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाली पैलेडियम का बड़ा उत्पादक रूस है। इसी तरह यूक्रेन दुनिया के 70% नियॉन का उत्पादन करता है। पैलेडियम और नियॉन के बिना सेमीकंडक्टर या चिप नहीं बन सकते और सेमीकंडक्टर के बिना बहुत सी चीजों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। सेमीकंडक्टर हर उस गाड़ी के लिए जरूरी है जिसमें नेविगेशन से लेकर तमाम स्मार्ट फीचर्स होते हैं। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये 1930 की फिएट की एक विंटेज गाड़ी है। पहले जो गाड़ी है उसमें सेंसर नहीं हुआ करता था। क्या कुछ तस्वीरें होती थी, हम आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए आजकल जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें डिस्प्ले लगा हुआ होता है, पीछे की तरफ सेंसर होता है, जिस वजह से लोगों के लिए पीछे का रास्ता जो है वो देखना आसान होता है। सामने डिस्प्ले होता है जिस वजह से आपको FM भी उसमें उपलब्ध होता है, म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध होता है, जो गाड़ी की लाइट्स हैं उसे खोलने के लिए आपके पास बटन होता है। लेकिन उस टाइम पर जो पूरा बोनेट है आपको बिल्कुल साधारण दिखाई देगा, यहाँ पर कोई खास फीचर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती गई है वैसे वैसे आपको जो तकनीक में बेहतरी होने के साथ साथ सहूलियत है वो भी मिलती रही हैं। उसका सबूत आज की वो गाड़ियां हैं जिसे आप इस्तेमाल करते हैं जिनमें चिपसेट्स लगे होते हैं। वहीं मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाता है
उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी प्रोडक्ट आजकल, जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर की उपयोग होती है और उसकी शॉर्टेज के कारण इनकी सप्लाई और उसकी दाम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। कोरोना के कारण बीते 1 साल में सेमीकंडक्टर का उत्पादन बंद हो गया था, जिसकी वजह से भारत में पिछले साल नई गाड़ी खरीदने वालों को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। भारत में बनने वाली गाड़ियों के लिए भी सेमीकंडक्टर विदेशों से ही आता है। ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन की जंग के कारण एक बार फिर सेमीकंडक्टर का संकट पैदा होता है तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनुमान के मुताबिक चिप की कमी के कारण 5 लाख गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है, जिसका मतलब है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 1800 से 2000 करोड़ का नुकसान। गाड़ियों के लिए तो कंपैरिजन करना आई थिंक इज अनफेयर, क्योंकि ये एक छोटा सा कंपोनेंट है, एक गाड़ी के अंदर फिट होता है। बट यस, वो जो छोटा सा कंपोनेंट है वो एक बहुत बड़ा काम करता है एक गाड़ी के अंदर, ये पूरी गाड़ी को चलाता है। तो लाजिम बात है कि जब ये शॉर्टेज होगी तो उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब हर एक चिप की, हर एक सेमीकंडक्टर की अलग अलग प्राइसिंग है बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस। भारत दुनिया में गाड़ियों का 5वां सबसे बड़ा बाजार है, इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को होने वाले नुकसान का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। देश की जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7.1% का है। इस सेक्टर के साथ करीब 3 करोड़ 70 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। यानी सेमीकंडक्टर या चिप की कमी के कारण अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को नुकसान होता है तो इसका असर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नौकरियों पर भी पड़ेगा। हालांकि इस साल बजट में सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को विकसित करने की बात कही है, लेकिन फिलहाल दुनिया में जो सेमीकंडक्टर का संकट खड़ा होने वाला है उससे निपटने का भारत के पास कोई प्लान नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में हर उस चीज के दाम बढ़ सकते हैं जिनके निर्माण में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। देखिए, यूक्रेन को लेकर जारी अमेरिका और रूस का जो विवाद है उसका खमियाजा क्या भारत और चीन को भुगतना पड़ सकता है? क्या जमीन पर चल रहे इस युद्ध में अंतरिक्ष से तबाही बरस सकती है? क्या भारत या चीन पर अंतरिक्ष से आकर गिर सकता है 500 किलो भारी और जमीन से 400 किलोमीटर दूर बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये तमाम सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूं क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर लगे प्रतिबंधों के बदले में रूस ने जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके ईंधन की सप्लाई रोक दी है। और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लिए हैं उससे मानवता के लिए परमाणु बम से भी बड़ी त्रासदी पेश आ सकती है और इसके शिकार अगर कोई होंगे तो वो भारत और चीन। रूस और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से क्या भारत और चीन पर आकर गिर सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध जमीन पर, बम गोले आसमान से, लेकिन इस युद्ध की वजह से अंतरिक्ष से बरस सकती है तबाही। ऐसी तबाही जिसके सामने परमाणु हमले भी बौने पड़ जाएंगे। अमेरिका और रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह आमने सामने खड़े हैं उसकी वजह से अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका और रूस का गठजोड़ टूटने की कगार पर है। धरती से 400 किलोमीटर दूर आसमान में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन परियोजना में अमेरिका के साथ साथ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश साझेदार हैं। मगर इन दिनों धरती की दुश्मनियां अंतरिक्ष में दोस्ती की बुनियाद को गड़बड़ा रही हैं। बीते दिनों रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने जिस तरीके के बयान दिए और वीडियो निकाले उसके बाद इस बात का खतरा बढ़ गया है कि अंतरिक्ष में अगर कोई तनातनी बढ़ती है तो वह धरती के लिए खतरे बढ़ा सकती है। हकीकत यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी ऑर्बिट में रखने का जो जिम्मा है वो रूसी तकनीक से बना हुआ है। इसके अलावा रूस ही इकलौता देश है जिसके पास रॉकेट फ्यूल है और ये स्पेस स्टेशन उसी फ्यूल पे चल रहा है। ऐसे में जिस तरह से धरती पर अमेरिका और रूस का विवाद बढ़ रहा है उसका असर अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन पर खतरनाक तरीके से पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 500 किलोग्राम वजनी
ये स्पेस स्टेशन चीन या भारत पर किसी भी वक्त गिर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अर्थ पर, उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है साइंटिफिक कम्युनिटी पर। ऐसा कोल्ड वॉर के टाइम पर भी हुआ था। मैक्सिमम हुआ तो रशिया ये कह सकता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब नहीं निभाना चाहता, तुम अगर इसे मेंटेन करना चाहते हो तो करो। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि अगर स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट को मेंटेन नहीं कर पाया, रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो वहाँ पर क्योंकि कोई दूसरा स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो इसको मेंटेन करेगा, तो इमीडिएटली अमेरिका को कुछ ऐसे अपने स्पेस क्राफ्ट भेजने पड़ेंगे जो जाकर डॉक करेंगे। और ऐसा कहने के पीछे उसका रीजन ये है कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो जो स्पेस क्राफ्ट है अमेरिका के ऊपर गिर सकता है या फिर इंडिया या चाइना इनके ऊपर गिर सकता है, क्योंकि जो उसकी ऑर्बिट है वो इन्हीं के ऊपर से जाती है, रशिया के ऊपर से नहीं जाती है। ये तस्वीरें देखिए, ये है रूस का अंतरिक्ष मिशन। यहाँ ये क्या हो रहा है? रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों के निशान मिटा रहा है और उसने वहां पर भारत के तिरंगे को लगा रहने दिया है। इस वीडियो में अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के झंडे ढके हुए हैं, जबकि भारत के झंडे को उसकी जगह पर लगा रहने दिया गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख दमित्री रोगोजिन ने ट्वीट करके कहा, हमने फैसला लिया है कि कुछ देशों के झंडे के बिना हमारा रॉकेट अधिक सुंदर दिखाई देगा। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक दी है। रूस की ये एजेंसी अमेरिका को अब रॉकेट इंजन नहीं देगी। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा है कि जो रॉकेट इंजन हम पहले अमेरिका को देते थे अब उसको नहीं देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का ये भी कहना है कि अब वो 24 RD-180 इंजन की सर्विसिंग भी नहीं करेगी। इसके अलावा RD-181 इंजन की डिलीवरी भी नहीं होगी। रूस ने सख्त कदम उठाते हुए फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रमों को रोक दिया है। कोरोऊ कॉस्मोड्रोम से लॉन्च रोक दिए हैं। सभी तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों को वापस बुला लिया गया है। रूस के इस कदम से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जबरदस्त दबाव में आ गया है। उसका कहना है कि यूक्रेन को लेकर प्रतिबंध का स्पेस कार्यक्रमों से रूस की साझेदारी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन बात इतनी आसान नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस के स्पेस प्रोग्राम पर सीधे तौर पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुछ बेहद संवेदनशील तकनीकों को रूस एक्सपोर्ट करने से रोक दिया गया है। इन तकनीकों का उपयोग स्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, लेजर, सेंसर्स, नेविगेशन, एवियोनिक्स और मैरीटाइम तकनीकों के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के साथ दूरी बनाते हुए रूस अपने नए साथी चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूसी स्पेस एजेंसी ने दावा किया है कि वो शुक्र मिशन चीन के साथ मिलकर पूरा करेगा। कुछ मामलों में रूस भारत के साथ साझेदारी करने को भी तैयार है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजने की कोशिश कर रहा है। रूस के ताजा रुख के अनुसार भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर वो अमल करेगा। हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हम यूरोपीय साझेदारों के साथ अपने सारे स्पेस कार्यक्रम रोक रहे हैं। कोरोऊ कॉस्मोड्रोम से अब कोई लॉन्चिंग नहीं होगी, न ही फ्रेंच गुयाना में कोई तकनीकी कर्मचारी रहेगा। रूस फ्रेंच गुयाना से सारे स्पेस लॉन्चिंग रद्द कर रहा है, अपने सारे कर्मचारियों को बुला रहा है। हालांकि स्पेस को लेकर रूस अमेरिका का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी स्पेस स्टेशन को लेकर अमेरिका और रूस में तनातनी और बयानबाजी हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो स्पेस स्टेशन और ऑर्बिटल लॉन्च को लेकर रूस के साथ काम करता रहेगा। अमेरिका को मालूम है अगर आईएसएस में रूस का सहयोग खत्म हो जाए तो स्पेस स्टेशन अनियंत्रित हो सकता है। स्पेस स्टेशन अगर अनियंत्रित होता है तो अमेरिका या यूरोप पर कहीं भी गिर सकता है। ये भी आशंका है कि ये 500 किलो का ढांचा भारत या चीन पर गिर जाए। आईएसएस रूस के ऊपर से नहीं उड़ता, इसलिए जोखिम पूरी तरह से अमेरिका, चीन और भारत का है।
इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि यूक्रेन के हैकर्स ने रूस के रोसकॉस्मोस के सिस्टम को हैक कर लिया है। रोसकॉस्मोस की कई संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां यूक्रेन ने लीक करा ली है। ऐसे में जमीन पर जारी युद्ध को लेकर अंतरिक्ष में खतरा मंडरा रहा है और इसकी जद में अमेरिका तो है ही, भारत और चीन पर भी इसका खतरनाक असर हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।